नमस्कार। आइए सुनते हैं एक कहानी का नाम है वैजयंती के फूल। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बातें। स्त्री, एक स्त्री जो हर तरह के चरित्र को निभाती है। कभी वो माँ बनती है, कभी वो बहन बनती है, कभी बहू, कभी बेटी, कभी चाची, कभी नानी, कभी मामी। मतलब वो हर तरह के चरित्र को निभाती है। लेकिन इन चरित्रों को निभाते निभाते वो अपने लिए जो चरित्र निभाना चाहिए उसको भूल जाती है, या भूल जाती है या उसकी कोई मजबूरी होती है, कुछ भी हो। लेकिन ये सब चीज़ें उसके मन में एक कुंठा को पैदा कर देती हैं, जिससे वो समाज से कट जाती हैं। इस वजह से उसको अपने लोग भी अपने नहीं लगते। तो ये कहानी एक ऐसी ही स्त्री की है जिसके दिल में दबी कोमल भावनाएं मुखर होने लगीं एक उम्र के बाद। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चारू भाभी से फोन पर बात खत्म करते करते अंजना के पैर जवाब देने लगे और वह कटे पेड़ सी अपने बेड पर गिर गई। मम्मी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन हालत यहाँ तक पहुँच जाएगी कोई सोच भी नहीं सकता था। यूँ तो लगभग 2 साल पहले पापा के गुजर जाने के दूसरे दिन से ही मम्मी में एकदम से परिवर्तन आ गया था। दिन रात चकरघिन्नी की तरह पापा के इर्द गिर्द नाचती मम्मी की रफ्तार यकायक थमसी गई थी। पूरी जिंदगी पापा की ही नींद सोती और जागती, उन्हीं के लिए खटती रहती थी मम्मी। कभी कभी चारू भाभी शिकायत भी करती, देखो ना अंजू, तुम्हारे भाई हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं। अब भला मैं मम्मी जी की तरह कैसे बन सकती हूँ? मैंने तो आज तक अपने मायके और ससुराल में भी किसी औरत को मम्मी जी की तरह पति के लिए इतना समर्पित नहीं देखा। तब अंजू दीदी प्रतिवाद करती, सिर्फ पापा के लिए ही क्यों, हम सबके लिए भी मम्मी इसी तरह जिंदगी भर मरती खपती रहीं। फिर पापा के साथ तो उनका जन्म जन्म का रिश्ता है। जन्म जन्म के रिश्ते वाली बात अंजना के पल्ले कभी नहीं पड़ी। बचपन में अक्सर उसने पापा के किसी अपमानजनक रवैये से क्षुब्ध माँ को किसी कोने में रोते हुए कई बार देखा था। पता नहीं क्या चाहते हैं, अपना सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से अपने आप को इन पर न्यौछावर कर दिया, फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। पता नहीं हमारे में ही कोई खोट है या किस्मत ही फूटी है। इतना करने पर भी इनका मुंह सीधा नहीं होता। इन बातों को कहकर मम्मी अक्सर रोया करती थी। वाकई पापा ना जाने किस मिट्टी के बने थे। चिड़चिड़े और गुस्से वाले तो वे सभी के लिए थे, लेकिन अंत में सारी कड़वाहट मम्मी पर ही निकलती थी। जिनके परिवार में या आसपास कोई प्रॉब्लम हो तो उनके चिड़चिड़े या गुस्से होने की वजह समझ में आती है, लेकिन मम्मी जैसी सुंदर, सुघड़, सलीकेदार और मेहनती पत्नी, 3 प्यारे बच्चे, अच्छी भली नौकरी, सब कुछ होते हुए भी पापा का स्वभाव इतना कसैला क्यों था? उन्होंने कभी भी मम्मी की भावनाओं का आदर नहीं किया। मम्मी के ऊपर बहुत तरस भी आता और गुस्सा भी आता था। सहने की भी हद होती है, लेकिन मम्मी शायद अलग किस्म की थी। उनकी सारी संवेदनाएं चरम पर ही रहती थीं। शायद इसी वजह से आज हालात यहाँ तक पहुँच गए थे। करीब 4 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पापा के शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था। तब कितनी आसानी से मम्मी ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन पापा जैसे बीमार की तीमारदारी कोई आसान काम नहीं था। पापा तो मम्मी की सेवा और अच्छी डाइट की वजह से 7-8 महीने में ही अच्छे भले दिखने लगे थे, लेकिन मम्मी की सेहत दिन पर दिन गिरने लगी थी। पापा के शरीर के निचले हिस्से की एनर्जी शायद उनकी जबान पर आ गई थी। खाने और डांटने में वे पहले से 2 गुने हो गए थे। मम्मी ढाल बनी छत विच्छत होती रहती। उनका शरीर भी अब उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके हाथों में, कंधों में, कमर में बहुत ही दर्द रहता था। तब कई बार मम्मी को यह कहते भी सुना गया था कि हे भगवान, इन्हें मुझसे पहले उठाना, वरना मेरे बाद इनको देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। रंजना दीदी की सास उस समय पापा को देखने आई थी। तेरी माँ कैसी औरत है संजू? हम औरतें तो दिन रात अपने अटल सुहाग की प्रार्थना करती रहती हैं और यह उल्टी गंगा बहाती है। सच,
मम्मी की गंगा हमेशा उल्टी ही तो बही। पापा के जाते ही वे धीरे धीरे अपने आप में ही सिमटती चली गईं। कहते हैं कि पत्नी के जाने के बाद पुरुष अक्सर बहुत अकेले हो जाते हैं। स्त्रियों की आत्मीयता कई रिश्तों में बटी रहती है। वे अपने आप को अपने बच्चों के परिवार में खपा लेती हैं, लेकिन अपने पोते पोती को इतना लाड प्यार करने के बावजूद मम्मी जैसे अपने वर्तमान से एकदम कट गई थी। पूजा पाठ तो वो पहले भी ज़्यादा नहीं करती थी, अब तो एकदम ही बंद हो गया था। बेटियों के आने पर ना खुशी जाहिर करती और ना जाने पर पहले की तरह उदास होती। लेकिन पापा की पहली बरसी पर तो एकदम हद हो गई। शांति पाठ के बीच में ही वे लोगों की भीड़ से उठकर रसोई में चली गईं और परात में रखा प्रसाद एक कटोरी में निकाल कर खाने लगीं। तभी सबका माथा ठनका। चारों भाभी बताने लगीं कि इधर कुछ दिनों से मम्मी की भूलने की आदत बढ़ती जा रही है। अक्सर खाना खाने के बाद कहती हैं कि हमने खाना तो खाया ही नहीं है, खाना दो मुझे। कभी रोमी तो कभी शानू का नाम भूलती जा रही हैं। नहाने धोने की भी सुध नहीं रहती है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि मम्मी की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो रही है। पिछले महीने जब मैं आई थी तब चलते समय विन्नी के हाथ में 10 रुपए रख दिए थे। जब विन्नी बोला कि नानी पहले तो 100 का नोट देती थी, अब नानू के जाते ही कंजूसी करने लगी, तो बोली नहीं तो मैंने तो 100 का नोट ही दिया। बार बार यही दोहराती रही। हाँ रंजू दीदी, उसके बाद से ही मम्मी अक्सर अपनी अलमारी और पुराने संदूक से कुछ निकालती रखती हैं। कभी कहती हैं मेरी पासबुक गुम हो गई, मेरा 500 का नोट कहीं गिर गया, तो मेरी कभी अंगूठी कहीं गिर गई। 2 दिन से अंजना भी महसूस कर रही थी कि मम्मी इधर अपने मायके के लोगों, मामा मौसी नानी, सबको बहुत याद कर रही थी। कुछ और अनसुने से नाम उनकी जबान पर आते थे। लड़कियों को मायके से कुछ विशेष ही लगाव होता है। लड़कियों का मायका कभी नहीं छूटता है, वह पूरी जिंदगी बना रहता है। लेकिन मम्मी को उसने कभी अपने मायके को लेकर बहुत संवेदनशील नहीं देखा। वे तो वहां जाती भी बहुत कम थीं। बस पापा और उनकी गृहस्थी, वह उनकी वही दुनिया थी जहां कोलू के बैल की तरह आग पर पट्टी बांधे वे एक ही दिशा में घूमती रहती थीं। अंजू बुआ दादी ने एक दिन ड्राइंग रूम में टॉयलेट कर दी। बाथरूम जाने के लिए कहो तो वे कभी बरामदे की तरफ जाती हैं तो कभी स्टोर रूम की तरफ। कुछ समझ ही नहीं पाती। मासूम रोमी को भी दादी का यह रूप अप्रत्याशित लगा था। उसने ये बात अपनी बुआ को बताई। फिर उसी शाम अंजना आलोक भाई के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई थी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मम्मी को अल्जाइमर की प्रॉब्लम है। हम सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब भाभी अकेले मम्मी को कैसे संभाल पाएंगी। बरसी के तीसरे दिन दोपहर में वह और रंजू दीदी भाभी के साथ उनके कमरे में लेटे बातें कर रहे थे। दीदी और भाभी के सो जाने पर वह मम्मी के पास जाकर लेटने के लिए चल दी। मम्मी का कमरा खाली था। ऊपर बच्चों का कमरा, बालकनी सब देखा। तब वह मम्मी मम्मी करके चीख पड़ी। भाभी दीदी बदहवास सी बाहर की तरफ भागी। बाहर का गेट खुला था। जून के पहले हफ्ते की झुलसाने वाली लू में पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा था। तीनों ने अलग अलग दिशाओं में बेहताशा भागना शुरू कर दिया। दूर दूर तक कॉलोनी की सड़कों पर कोई दिख नहीं रहा था। अंजू मेन रोड की तरफ भागी। तभी दाईं तरफ सड़क के उस पार उसकी निगाह गई। गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक ऑटो को पकड़कर मम्मी खड़ी थी। अंजू दौड़कर उनके पास पहुंची तो वह बेजार सी उसकी बाहों में गिरकर फूट पड़ी। तुम लोग हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरा घर कहाँ है? मम्मी के साथ अंजू भी बुरी तरह कांप रही थी। ऑटो वाले सरदार जी गुस्से में थे। अपनी बूढ़ी माँ को संभाल कर रखा कर पुत्र। पिछले आधे घंटे से ये मेरे से जिद कर रही थी कि मेरे को टैगोर टाउन जाना है। डॉक्टर सिन्हा वाली सड़क पर छोड़ दो मुझे। अब मेरे को यहाँ बरेली में किसी टैगोर टाउन को तो पता ही नहीं है, और कोई होता तो बैठा कर ले जाता और यहाँ वहां कहीं भी छोड़ देता। सरदार जी का इशारा माँ के हाथों की सोने की चूड़ियों पर था। अंजू सिर से पांव तक सिहर उठी।
सचमुच कोई ऑटो वाला बिठा कर ले जाता तो मम्मी कैसे मिलती। उसने मम्मी को और कस करके भींच लिया। आपका बहुत एहसान सरदार जी, मेरी माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। तब से मम्मी की चूड़ियां और गले की चेन निकालकर अंजू ने भाभी के पास रखवा दी थी। बाहर के गेट पर दिन में भी ताला बंद होने लगा। अचानक फोन की रिंग सुनकर अंजू ने फोन उठाया। अंजू, तुझे चारू का फोन आया था ना? तू कब निकल रही है बरेली के लिए? ये लंच में आए दीदी, तो मैं बस निकल जाऊंगी। अकेली आएगी? हाँ, 4-5 घंटे का सफर है यहाँ से, दिन ही दिन में पहुंच जाऊंगी। तुम कब जा रही हो दीदी? अब देख कब पहुंचती हूँ। यहाँ मुंबई से जल्दी रिजर्वेशन भी तो नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है। जैसे भी होगा पहुंचूंगी। दिल्ली से बरेली का सफर आज अंजू के लिए काटना मुश्किल हो रहा था। यूँ तो चारू भाभी से करीब रोज ही वह मम्मी का हाल लेती थी। आजकल मम्मी अपनी शादी के पुराने बड़े बड़े संदूकों में से पता नहीं क्या धरा उठाई करती रहती हैं। कुछ ढूंढती हैं फिर बड़बड़ाती हैं। उस दिन आलोक भाई भी फोन पर बहुत दुखी थे। मम्मी की ये अजीबोगरीब हरकतें देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें पेशेंट अक्सर अपने अतीत में जीने लगता है। मम्मी के मुंह से अजीब अजीब नाम निकलते हैं जिन्हें हमने कभी सुना भी नहीं। हमारे और बच्चों के नाम तो अब उन्हें याद नहीं रहते। और भाई की आवाज में शिकायत सी थी। लेकिन कल से मम्मी ने हद कर रखी थी। कहने लगी, देबू मेरे लिए ही गाना गाता है, उसके सारे गीत सिर्फ मेरे लिए होते हैं। रानी, मुन्नी और कम्मो कहती हैं कि देबू उनके लिए गाता है। लेकिन क्या देबू ने अपने नाम वाली अंगूठी उनको दी है? क्या उसने वैजंती के फूल चुरा कर उनको दिए हैं? भाभी कह रही थी कि आलोक भाई कल से बहुत डिस्टर्ब हैं। बच्चों को मम्मी के कमरे में जाने से मना कर दिया है, लेकिन वह कमरे से बाहर निकलकर पूरे घर में घूमकर बड़बड़ाती रहती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आधे अधूरे पुराने फिल्मी गाने गुनगुनाती रहती हैं। कल दोपहर हमारी काम वाली मीना से बोली, मंगू की अम्मा जरा देबू से बॉटनी की किताब मांग लाना, देखना छाया के हाथ ना पड़े, नहीं तो वह चिढ़ाएगी। बच्चे तब से पीछे पड़े हैं, दादी यह देबू कौन है? घर पहुंचते पहुंचते शाम घिर आई थी। भाभी लॉन में पानी दे रही थी। वे सीधे मम्मी के कमरे की तरफ भागी। वे पापा की आराम कुर्सी पर आंख बंद किए पड़ी थीं। पूरे कमरे में यहाँ वहाँ सामान छितराया था। भाभी भी पीछे से आ गई थीं। दिन भर उधम मचाने के बाद अभी सोई हैं। चलो तब तक तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन अंजू के सब्र का बांध टूट चुका था। वह मम्मी की गोद में सिर रखकर उनसे लिपट पड़ी। मम्मी ने झट से आंखें खोल दी। अंजू की तरफ बहुत परिचित सी मुस्कान फेंक कर बोली, आ गई कुन्नी, कहाँ चली गई थी तुम? बताओ तो देबू आजकल मेरे लिए गाने क्यों नहीं लिखता और क्यों नहीं गाता? और वो जो फूल होते हैं लाल पीले नारंगी गुलाब के, अरे नहीं गुलाब नहीं, वैजंती के फूल, वह भी मेरे लिए नहीं लाता आजकल। घोष बाबू ने उसको फूल चुराते हुए पकड़ लिया है क्या? मम्मी कहकर अंजू फूट पड़ी। बड़े प्यार से वे उसका सिर सहलाते हुए बोली, क्यों तुझे देबू ने मारा है क्या? तूने चाची के सामने मेरा नाम ले लिया होगा ना, इसलिए देबू ने तेरी चोटी खींची होगी। चल आज छत पर चलते हैं, शायद वह पढ़ने के लिए छत पर आया होगा। वह धीरे धीरे कुर्सी से उठने की कोशिश करके फिर से बैठ गई। रात में खाने की टेबल से भाई के उठ जाने के बाद अंजू बोली, भाभी छाया मौसी से इधर बात हुई थी? नहीं तो करीब 15-20 दिन पहले फोन आया था। तब मैंने मम्मी जी के बारे में उन्हें बताया था, तो वो बोली थी कि वे जल्दी ही मम्मी को देखने आएंगी। बहन के बारे में सुनते ही छाया मौसी दूसरे ही दिन पहुंच गई। रोना धोना बंद होने के बाद शाम को अंजना उन्हें ऊपर बालकनी में ले गई। मौसी ये देबू कौन है, कुन्नी कौन है? कुछ आंखें चुराती सी छाया मौसी बोली, अब तुम बच्चों के सामने गड़े मुर्दे क्या उखाड़ो बेटा, जबकि मेरे समझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आज एक युग बीतने के बाद जिज्जी की ऐसी हालत होगी कौन जानता था। यह तो एक मेंटल प्रॉब्लम है मौसी। डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें पेशेंट को सामने की बातें अक्सर भूल जाती हैं और पुरानी बातें याद रहती हैं।
लेकिन मम्मी बार बार 2-3 नाम ऐसे ले रही है जिनको हमने पहले कभी सुना ही नहीं। मौसी सिर झुकाए अपनी दोनों हथेलियां आपस में मसल रही थीं। मुझे विस्तार में कुछ नहीं जानना मौसी, बस इतना बता दो उन लोगों से मम्मी का क्या रिश्ता था। रिश्ता कोई नहीं था बेटा। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में डॉक्टर शशि रंजन सिन्हा का परिवार रहता था। उन्हीं के बड़े बेटे थे देवराज। उनकी छोटी बेटी करुणा मेरे साथ पढ़ती थी। देबूदा की आवाज़ बहुत अच्छी थी। उनके गाने पूरे शहर में मशहूर थे। स्टेज शो पर उन्हें गाने के लिए बुलाया जाता था। वे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उनके पिताजी उन्हें गाने बजाने के लिए हमेशा मना करते रहते थे। लेकिन मम्मी उनका नाम क्यों लेती हैं? अब पता नहीं क्यों लेती हैं। मौसी के स्वर में खीज थी। अपने से 3 साल बड़ी बहन के रिश्ते की मर्यादा और उनके ही बच्चों के सामने उनके मरे हुए अतीत का पोस्टमार्टम करना शायद मौसी की नैतिकता पर कहीं चोट कर रहा था। अच्छा, अब वे कहाँ हैं? कहीं नहीं। जिज्जी की शादी के 4 महीने बाद ही मेडिकल कॉलेज जाते समय उनकी साइकिल का एक बस से एक्सीडेंट हो गया। कुछ देर तक सुन्न अवस्था में रहने के बाद अंजू बोली, तुम्हारे मोहल्ले में कोई घोष बाबू थे? हाँ हाँ, घोष बाबू थे ना। अरे उनका बगीचा पूरे मोहल्ले की जान था। वैजंती के पौधों का तो पूरा जंगल था उनके यहाँ। उनकी पत्नी फूलों की बहुत शौकीन थी, लाल पीले नारंगी। लेकिन तू उनके बारे में क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही। मम्मी की हालत बेकाबू होती जा रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि वे धीरे धीरे उग्र भी हो सकती हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ऐसे में उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ही रखना बेहतर होगा। मम्मी उग्र होकर सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर भी हॉस्पिटल में रखने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही थी। रात मौसी से बात करते करते बहुत देर हो गई। अंजना मम्मी और मौसी के बीच में ही सो गई। सुबह अचानक मौसी के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद टूटी। वह हड़बड़ा कर कमरे से बाहर भागी। बाहर के बरामदे में मम्मी खून से लथपथ पड़ी थी। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने के लिए आलोक भाई उनके पीछे पीछे, मम्मी भी पता नहीं कब निकल गईं और मेन रोड पर पहुंचकर एक स्कूल बस की चपेट में आ गईं। पापा की अस्थियां लेकर आलोक भाई हरिद्वार गए थे, लेकिन अंजू ने जिद कर ली थी कि वह मम्मी की अस्थियां प्रयाग लेकर जाएगी, संगम में विसर्जित करने के लिए। उन्हीं के साथ उसे मम्मी के पुराने संदूक में मिली बॉटनी की वह किताब भी बहानी थी, जिसके करीब करीब हर पन्ने के बीच में वैजंती के कत्थई पड़ चुके सूखे फूल चिपके थे। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से एक अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।